हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। हाजिर है फिर से एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को राजपूतों के प्रति मुगलों की क्या नीति थी इसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि राजपूतों के प्रति मुगल शासकों की नीति पर प्रकाश डालें, या फिर प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं कि राजपूतों के प्रति मुगलों की नीति पर संक्षिप्त चर्चा करें, या फिर नीति का संक्षिप्त चर्चा करें। बेसिकली आपसे राजपूतों के प्रति मुगलों की नीति पूछी जाएगी। भले प्रश्न का लैंग्वेज कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, किसी प्रकार से भी प्रश्न घुमाया जाए, लेकिन यदि आपसे राजपूतों के प्रति मुगलों की नीति पूछी जाए तो प्रश्न को कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे, तो वीडियो में बने रहें, पूरे लास्ट तक बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। और साथ ही वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो समझ आता है, टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो आगे भी देखने को मिले। और अगर आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो चाहिए या फिर किसी डेडिकेटेड प्रश्न का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो भी मैं किन्हीं के रिक्वेस्ट पे ही बना रहा हूँ, तो आप भी कमेंट करके आप बता सकते हैं कि किस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है राजपूतों के प्रति मुगल शासकों की नीति पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, डैश लगाएंगे और आगे लिखेंगे कि यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि सल्तनत काल में लगभग 300 वर्ष तक तुर्क अफगान शासकों के सारे सैनिक प्रयासों के बावजूद राजपूतों की स्वतंत्रता की भावना को कुचला नहीं जा सका। राजपूतों की गुलामी और आजादी का कर्म स्थिति के अनुसार चलता ही रहा। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति या प्रतिरोध की कोशिश को कभी छोड़ा नहीं था। अकबर पहला ऐसा शासक था जिसने यह समझा कि मुगल साम्राज्य के स्थायित्व एवं सुदृढ़ीकरण के लिए राजपूताना की अधीनता ही काफी नहीं है, बल्कि राजपूतों की दोस्ती भी आवश्यक है। तो क्या है कि यदि हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो देखेंगे कि सल्तनत काल में लगभग 300 वर्षों तक जो तुर्क अफगान इन लोगों ने जो शासन किया, शासन करने का प्रयास किया, ठीक है, इन्होंने अपने बहुत सारे सैनिक अभियान किए, बहुत सारे प्रयास किए, परंतु राजपूतों को कुचला नहीं जा सका, उनको दबाया नहीं जा सका। ठीक है, राजपूतों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रतिरोध की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। ठीक है, विरोध करना कभी नहीं छोड़ा अपनी आजादी के लिए। इसी क्रम में जब भारत में मुगल शासन स्थापित हुआ और मुगल शासक आए तो उन लोगों के साथ भी राजपूतों का टकराव कम नहीं हुआ। ठीक है, राजपूत कभी भी किसी भी शासक के सामने झुकना पसंद नहीं करते थे, इसलिए राजपूत हमेशा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कोशिश करते रहते थे। ठीक है, इसी क्रम में अकबर के पूर्व के जो मुगल शासक थे उसके साथ भी राजपूतों का टकराव होता रहता था। लेकिन क्या है कि अकबर पहले शासक थे जिन्होंने समझा कि यदि मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाना है तो राजपूतों की अधीनता मतलब कि राजपूतों को गुलाम बनाना ही काफी नहीं है, अपितु राजपूतों के साथ संबंध भी अच्छे बनाने अथवा दोस्ती करना भी आवश्यक है। ठीक है, तो अकबरी पहले शासक थे जिनको यह बात समझ आई और राजपूतों के प्रति नीतियां बनाई। लेकिन उससे पहले के जो शासक थे उनका राजपूतों के साथ संघर्ष ही चलता रहा। ठीक है, आगे है कि अकबर के बाद लगभग सभी शासकों ने राजपूतों के प्रति नीतियां बनाने में ध्यान दिया। विभिन्न मुगल सम्राट और उनकी राजपूत नीतियों के बारे में निम्नलिखित रूप से चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मुगल सम्राट आए और उनकी क्या क्या नीतियां रही राजपूतों के खिलाफ। ठीक है, तो पहला मुगल शासक जो है वो है बाबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर है। बाबर ही वो शख्स था जिसने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो सबसे पहले राजपूतों के प्रति बाबर का ही नीति देखते हैं हम लोग। तो इसमें लिखेंगे कि बाबर के पास राजपूतों के प्रति कोई योजनाबद्ध नीति नहीं थी। उसे मेवाड़ के राणा सांगा और चंदेरी के मेदिनी राय के खिलाफ लड़ना पड़ा, क्योंकि भारत में उसके साम्राज्य की स्थापना और सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था। दोनों ही मौके पर उसने जिहाद की घोषणा की। अपनी सफलता के बाद गाजी की उपाधि धारण की और राजपूतों के सिर पर मीनारें बनवाई। लेकिन उसने हुमायूं की शादी एक राजपूत राजकुमारी से कर दी और सेना में राजपूतों को नियुक्त किया। इस प्रकार उसने न तो राजपूतों से दोस्ती करने की कोशिश की और न ही उन्हें अपना स्थायी दुश्मन बनाया। तो क्या है कि मुगल वंश के पहले शासक बाबर के पास राजपूतों के खिलाफ मतलब राजपूतों के प्रति कोई भी योजनाबद्ध तरीके की कोई भी नीति नहीं थी। बाबर को अपने साम्राज्य की स्थापना और सुरक्षा के लिए मेवाड़ के राणा सांगा और चंदेरी के मेदिनी राय के खिलाफ लड़ना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। यदि उसको अपने साम्राज्य की स्थापना करनी थी तो युद्ध करना ही पड़ता। ठीक है, इसलिए उसने युद्ध को चुना और मेवाड़ के राणा सांगा और चंदेरी के मेदिनी राय के खिलाफ उसने युद्ध लड़ा और युद्ध जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, तथा युद्ध में जितने भी राजपूत मारे गए उनके सिरों का मीनार बनाकर उसने युद्ध जीतने की जश्न मनाई। लेकिन बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं की शादी राजपूत राजकुमारी से ही करवाया और सेना में भी राजपूतों की नियुक्ति की। इसलिए इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि बाबर ने राजपूतों से ना दोस्ती करने की कोशिश की और ना ही उसको अपना परमानेंट दुश्मन बनाया। मतलब कि वो एकदम न्यूट्रल रहा। ठीक है, जितना उसके लिए खराब किया उतना थोड़ा बहुत अच्छा भी किया। तो इस प्रकार से बाबर का नीति था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बनते हैं और फिर हुमायूं का राजपूतों के खिलाफ क्या नीति रहा है इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा शासक है हुमायूं। हुमायूं में हम लोग लिखेंगे कि हुमायूं ने राजपूतों के मामले में अपने पिता की नीति को जारी रखा।
हालांकि उसने मेवाड़ के राजपूतों से दोस्ती करने का एक अच्छा मौका खो दिया। उसने गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ की मदद नहीं की, तब भी जब मेवाड़ की रानी कर्णवती ने उसकी बहन बनने की पेशकश की थी। वह शेर शाह के खिलाफ मारवाड़ के मालदेव का समर्थन पाने में भी असफल रहा। तो क्या है कि हुमायूं ने भी राजपूतों के लिए कोई खास नीति नहीं बनाई, वो भी अपने पिताजी की नीतियों पर आगे बढ़ा। उसको राजपूतों से दोस्ती करने का कुछ चांस तो मिला था, लेकिन उसने खो दिया। ठीक है, मेवाड़ की रानी कर्णवती ने हुमायूं से गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ने में मदद मांगा था, लेकिन इसने मना कर दिया। जबकि रानी कर्णवती ने हुमायूं से युद्ध में मदद करने पर उसकी बहन बनने की भी बात कही थी। यहाँ पे हुमायूं को मेवाड़ की मदद करने से राजपूतों के साथ इसकी संबंध अच्छे हो सकते थे। ठीक है, लेकिन इसने नहीं किया। और साथ ही शेर शाह के खिलाफ जब मारवाड़ के राजा मालदेव का युद्ध हो रहा था, उस टाइम भी इसने मारवाड़ की मदद करने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब अगले मुगल शासक है शेर शाह। तो शेर शाह की नीतियों को भी हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे इसमें। तो इसमें लिखेंगे कि शेर शाह राजपूत शासकों को अपने अधीन करना चाहता था। 1544 ईस्वी में उसने मारवाड़ पर आक्रमण किया और उसके बड़े हिस्से पर कब्जा करने में सफल रहा। रणथंभौर पर भी उसका कब्जा हो गया, जबकि मेवाड़ और जयपुर के शासकों ने बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले कालिंजर पर भी कब्जा कर लिया था। इस तरह वे अपने उद्देश्य में सफल हो गए। उनकी सफलता का एक मुख्य कारण यह था कि उन्होंने राजपूत शासकों के राज्यों को अपने अधीन करने की कोशिश नहीं की। जिन लोगों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, वे अपने राज्य के स्वामी बन गए। तो शेर शाह ने क्या किया कि राजपूत के क्षेत्रों को अपने अधीन नहीं किया, बल्कि राजपूत शासकों को ही अपने अधीन करना उचित समझा। क्योंकि यदि हम किसी वाहन के चालक को ही अपने अधीन कर ले, अपने कंट्रोल में कर ले, तो हम अपनी मर्जी से उस वाहन को कहीं भी ले जा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से शेर शाह ने क्या किया, क्षेत्र पे कब्जा न करके क्षेत्र के शासक पे ही कब्जा करना उचित समझा। 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर उसने आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में कर लिया। उसके साथ रणथंभौर पर भी अपना कब्जा कर लिया। जबकि मेवाड़ और जयपुर के जो शासक थे, वो बिना लड़े ही शेर शाह की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ठीक है, साथ ही शेर शाह ने अपनी मृत्यु से पहले कालिंजर पर भी कब्जा बना लिया था। इस तरह से वे अपने उद्देश्य में सफल हो गए। और उनकी सफलता का क्या राज था कि उन्होंने राजपूत शासकों के राज्यों को अपने अधीन नहीं किया, बल्कि जिन लोगों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, उसको उसके राज्य का स्वामी बना दिया गया। लेकिन उस पर कंट्रोल किसका था, शेर शाह का था। इस प्रकार से शेर शाह ने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दिया। ठीक है, अब अगले मुगल शासक आते हैं अकबर। ठीक है, तो अकबर ही वो पहला इंसान था, पहला शासक था जिसने ये समझा कि अगर उसको क्षेत्र विस्तार करना है या फिर अपने मुगल वंश को शक्तिशाली बनाना है, तो राजपूतों का साथ चाहिए, राजपूतों से दोस्ती निभानी पड़ेगी। तभी अकबर ने राजपूतों के प्रति बहुत सारी नीतियां बनाई, जिसमें से हम लोग सारा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से कुछ जो प्रमुख नीतियां थी उसको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसने राजपूतों के प्रति योजनाबद्ध नीति अपनाई। उसकी राजपूत नीति के निर्माण में कई कारक शामिल थे। अकबर एक साम्राज्यवादी था, वह भारत के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को अपने शासन के अधीन लाना चाहता था, इसलिए राजपूत शासकों को अपने अधीन करना जरूरी था। अकबर राजपूतों की वीरता, वफादारी, साहस, युद्ध कौशल आदि से प्रभावित था। उसने उन्हें अपना दुश्मन बनाने के बजाय उनसे दोस्ती करना पसंद किया। वह विदेशियों पर निर्भर रहने के बजाय भारतीय लोगों में से भरोसेमंद सहयोगी चाहते थे। अपने शासन के शुरुआती दौरे में अफगानों और उनके रिश्तेदारों मिर्जाओं के विद्रोह ने उन्हें इस जरूरत के बारे में और भी अस्वस्थ किया, इसलिए राजपूत उनके लिए एक अच्छा विकल्प बन गए। तो जैसा कि पहले भी इस बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अकबर जो है वो पहला मुगल बादशाह था जो राजपूतों के प्रति योजनाबद्ध नीति बनाई थी। और अकबर का राजपूतों के प्रति नीति बनाने के पीछे बहुत सारा कारण था। ठीक है, जैसे कि अकबर साम्राज्यवादी शासक था और वो भारत के अधिक क्षेत्रों पे अपना शासन करना चाहता था, इसलिए राजपूतों को अपने अंडर लेना, अपने अधीन रखना ज्यादा जरूरी था उसके लिए। और साथ ही अकबर जो है वो राजपूतों के वफादारी, साहस, युद्ध कौशल, इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। और साथ ही वह विदेशियों पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे, वो भारत से ही कोई भरोसेमंद सहयोगी चाहते थे। इसलिए अकबर ने राजपूतों को अपना दुश्मन बनाने से ज्यादा दोस्त बनाना पसंद किया। अकबर के शासन के शुरुआती दौरों में जिस प्रकार अफगानों और उनके रिश्तेदारों ने उनका विद्रोह किया, उन पर आक्रमण किया, उससे वो राजपूतों को अपने मित्र बनाने के लिए और भी अस्वस्थ हो गए थे। अब आगे है कि अकबर की उदार धार्मिक नीति ने भी उन्हें उनके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। अकबर ने राजपूतों से मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही उन्हें अपने अधीन भी करना चाहता था। अकबर की राजपूत नीति बहुत सफल रही। मेवाड़ को छोड़कर सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार कर ली। वह राजपूत जो पिछले 350 वर्षों में मुस्लिम शासकों के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने अकबर के सामने समर्पण कर दिया और मुगल साम्राज्य के विस्तार में भाग लिया। तो क्या है कि अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसने भी राजपूतों को प्रेरित किया मित्रतापूर्ण व्यवहार करने के लिए। ठीक है, और अकबर ने राजपूतों से मित्रता करने के साथ साथ उसको अपने अधीन भी करना चाहा। ठीक है, उससे दोस्ती भी करना चाहता था और उसको अपने अधीन भी करना चाहता था। अकबर की राजपूत नीति सफल भी रही। ठीक है, और मेवाड़ को छोड़कर बाकी जितने भी राजपूत राज्य थे उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, तथा जो राजपूत पिछले 350 साल से मुस्लिम शासकों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो अकबर के सामने समर्पण कर दिया और उसके साम्राज्य विस्तार में भाग लेने लगा। ठीक है, अब आगे कर्नल टॉड ने इस विषय में क्या कहा है, तो कर्नल टॉड ने लिखा है कि अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था तथा राजपूत स्वतंत्रता का पहला विजेता भी। अकबर की राजपूत नीति के कारण राजपूत अपने स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के अपने आदर्श को भूल गए और
उन्होंने खुशी खुशी मुगल सम्राट के साथ अपनी ताकत जुटा ली। यह अकबर की सबसे बड़ी सफलता थी। तो अकबर के राजपूत नीति के विषय में कर्नल रॉड कहते हैं कि अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था तथा राजपूत स्वतंत्रता का पहला सफल विजेता भी था, क्योंकि अकबर की राजपूत नीति के कारण जो राजपूत थे वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई भूलकर और खुशी खुशी मुगल सम्राट के साथ अपनी ताकत जुटा ली और दोनों मिलकर साम्राज्य विस्तार पर ध्यान देने लगे, और यही अकबर की सबसे बड़ी सफलता थी। अब पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखेंगे कि इससे मुगल साम्राज्य के विस्तार और मजबूती में मदद मिली। साथ ही यह कहना गलत है कि अकबर ने राजपूतों को अपमानित करने के लिए राजपूत राजकुमारी से विवाह किया था। उससे पहले मुस्लिम शासकों ने हिंदू और राजपूत महिलाओं को अपने साथ विवाह करने के लिए मजबूर किया था। इसके विपरीत अकबर ने न तो किसी राजपूत शासक को अपने साथ विवाह करने के लिए मजबूर किया और न ही उनकी राजकुमारियों को उनसे विवाह करने से पहले इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा। इसके अलावा उसने अपनी पत्नियों का सम्मान किया, उन्हें अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी, उनके राजपूत रिश्तेदारों का सम्मान किया और उन्हें राज्य में उच्च पद दिए। तो क्या है कि यह कहना पूरी तरह से गलत है कि अकबर ने राजपूतों को अपमानित करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया, क्योंकि अकबर से पहले के जो शासक थे उसने हिंदुओं को और राजपूत महिलाओं को अपने साथ विवाह करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन अकबर ने इसके विपरीत ना तो किसी राजपूत शासक को उनकी राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए तंग किया और ना ही किसी भी राजकुमारी को जिससे उसने विवाह किया उसको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा उसने अपने सभी पत्नियों का सम्मान किया और उसको अपने धर्म के पालन करने की आजादी भी दी और साथ ही उनके राजपूत रिश्तेदारों का सम्मान किया और राज्य में ऊंचा पद दिया। ठीक है, अब अगले मुगल शासक है जहांगीर। तो जहांगीर की नीतियों को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि जहांगीर ने अपने पिता की नीति को उसी तरह जारी रखा। वह राजपूतों के प्रति उदार था। हालांकि उसके शासनकाल में उच्च पदों पर राजपूतों की संख्या कम हो गई थी। उसने मेवाड़ को अधीनता में लाने का भी प्रयास किया, जिसने अब तक इसे अस्वीकार कर दिया था। तो क्या है कि जहांगीर ने भी अपने पिता अकबर की नीति को उसी तरह जारी रखा। वह राजपूतों के प्रति उदार था, लेकिन फिर भी जहांगीर के शासनकाल में उच्च पदों पर राजपूतों की संख्या बहुत कम हो गई थी और साथ ही उसने मेवाड़ को अपने अधीन में लाने का भी प्रयास किया। जो मेवाड़ अभी तक मुगलों के अधीन नहीं आया था उसको भी अपने अधीन में लाने का प्रयास किया। आगे है कि उसने अपने शासनकाल की शुरुआत में ही मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए एक के बाद एक कई मुगल सेनाएं भेजी। राणा अमर सिंह ने अपने पिता की तरह ही जोश के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। हालांकि पूरा मेवाड़ नष्ट हो चुका था और मुगलों ने हर जगह सैन्य चौकियां स्थापित कर दी थी, लेकिन अंततः वह राजकुमार करण और उसके कुछ सरदारों की सलाह पर शांति के लिए सहमत हो गए और 1615 ईस्वी में मुगलों के साथ निम्नलिखित शर्तों पर संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। तो क्या है कि जहांगीर ने मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए एक के बाद एक सैनिक टुकड़ियां भेजी, लेकिन राणा अमर सिंह ने अपने पिता महाराणा प्रताप के जैसे ही जोश के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या है कि मेवाड़ पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और मुगलों ने जगह जगह पे अपनी चौकियां स्थापित कर ली थी, लेकिन फिर भी राणा अमर सिंह हार मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अंततः वह राजकुमार करण और उनके कुछ सरदारों की सलाह पर शांति वार्ता के लिए सहमत हो गए और 1615 ईस्वी में कुछ शर्त के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। वो क्या शर्त थे उसको हम लोग नीचे देखेंगे। तो पहला शर्त था कि राणा ने मुगल सम्राट की संप्रभुता स्वीकार कर ली और स्वयं के स्थान पर अपने पुत्र और उत्तराधिकारी राजकुमार करण को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए नियुक्त किया। तो पहला शर्त जिस पे इसने हस्ताक्षर किया था वो था कि राणा मुगल सम्राट की संप्रभुता को स्वीकार करेंगे और अपने स्थान पर अपने पुत्र राजकुमार करण को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए नियुक्त करेंगे। ठीक है, और दूसरा था कि राणा को मुगल सम्राट के साथ वैवाहिक संबंध बनाने के लिए नहीं कहा गया था। मतलब कि राणा अमर सिंह को मुगलों के साथ किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा है कि जहांगीर ने चित्तौड़ किले सहित मेवाड़ का सारा क्षेत्र राणा को इस शर्त पर वापस कर दिया कि उसकी मरम्मती नहीं की जाएगी। तो तीसरा शर्त यह था कि चित्तौड़ का किला सहित मेवाड़ का सारा क्षेत्र वापस कर दिया जाएगा राणा अमर सिंह को, लेकिन उसकी मरम्मती कभी नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, कभी नहीं करवाया जाए। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इस प्रकार मेवाड़ और मुगलों के बीच लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष समाप्त हो गया। मेवाड़ के राणाओं ने इस संधि का पालन तब तक किया जब तक औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मेवाड़ पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। तो क्या है कि मेवाड़ के शासकों और मुगलों के बीच जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, युद्ध चल रहा था, वो समाप्त हो गया और मेवाड़ के राणाओं ने, वहाँ के राजा जो होते थे, शासक होते थे, उनको राणा बोला जाता था। तो मेवाड़ के राणाओं ने यह संधि का पालन तब तक किया जब तक कि औरंगजेब ने मेवाड़ पर वापस से कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, अब अगले मुगल शासक है शाहजहां। उसके बाद औरंगजेब का नीति देखेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी छठा पॉइंट है हमारा शाहजहां। तो इसमें लिखेंगे कि शाहजहां ने भी अपने पिता और दादा की नीति का पालन किया। उसने उन सभी को उचित सम्मान दिया और उनसे दोस्ती की। हालांकि उच्च पदों पर राजपूतों की संख्या कम होती गई, फिर भी राजपूत उनके प्रति वफादार रहे। जहाँ मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह और जयपुर के राजा जय सिंह ने
ने उसकी वफादारी से सेवा की, वहीं मेवाड़ के राणा जगत सिंह और राणा राज सिंह ने क्रमशः उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। तो कुछ इस प्रकार से शाहजहां की नीति थी, इसने कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया, उसने अपने दादा और पिताजी के ही नीतियों का पालन किया। अब नेक्स्ट जो मुगल शासक हैं उनका नाम है औरंगजेब। तो हमारा आखिरी पॉइंट है औरंगजेब, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे कि औरंगजेब ने अकबर द्वारा अपनाई गई नीतियों को उलट दिया और जहांगीर और शाहजहां ने भी इसका अनुसरण किया। वह एक कट्टरपंथी था और राजपूत उसकी हिंदुओं के खिलाफ नीति के पालन में सबसे बड़ी बाधा थे। इसलिए औरंगजेब ने राजपूतों की शक्ति को नष्ट करने और अनेक राज्यों को अपने अधीन करने का प्रयास किया। तो क्या है कि औरंगजेब ने अकबर के द्वारा बनाई गई नीतियों के बिल्कुल विपरीत काम किया और जहांगीर और शाहजहां ने भी इसका पालन किया, अनुसरण किया, क्योंकि ये जो था वो कट्टरपंथी विचारधारा का था, ठीक है। और राजपूत जो थे वो उसकी हिंदुओं के खिलाफ की जो नीति थी उसमें सबसे बड़े बाधा बन रहे थे। इसलिए औरंगजेब ने राजपूतों की शक्ति को नष्ट करने के लिए और उसके राज्य को अपने अधीन करने का बहुत ज्यादा प्रयास किया। अब आगे लिखेंगे कि उस समय 3 महत्वपूर्ण राजपूत शासक थे, अर्थात मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह, मेवाड़ के राणा राज सिंह और जयपुर के राजा जय सिंह। ये तीनों उस समय के महत्वपूर्ण राजपूत शासक थे। आगे है कि औरंगजेब के राजगद्दी पर बैठने के समय तीनों मुगलों के साथ शांतिपूर्वक थे। राजा जय सिंह उत्तराधिकारी के युद्ध में राजकुमार शाह सूजा की हार के लिए जिम्मेदार थे और सामूगढ़ की लड़ाई के बाद औरंगजेब से मिल गए। तो राजा जय सिंह जो है वो सामूगढ़ की लड़ाई के बाद औरंगजेब से मिल जाते हैं, ठीक है। अब आगे लिखेंगे कि राजा जसवंत सिंह ने धर्मत की लड़ाई में औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी, थोड़ी देर बाद उसके साथ शामिल हो गए, लेकिन जब वे शाह सूजा से लड़ने जा रहे थे तब उन्होंने फिर से उसका साथ छोड़ दिया। तो क्या है कि राजा जसवंत सिंह जो है वो धर्मत की लड़ाई में औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे, उसके बाद फिर उसके साथ शामिल हो गए, लेकिन फिर से जब शाह सूजा के साथ लड़ने जा रहे थे तो फिर से वो शाहजहां से अलग हो जाते हैं, ठीक है। आगे है कि फिर भी जब राजकुमार दारा सुको के सफल होने की कोई संभावना नहीं बची तो राजा जय सिंह ने उन्हें औरंगजेब की सेवा स्वीकार करने के लिए सफलतापूर्वक राजी कर लिया। मेवाड़ के शासक राणा जय सिंह ने उत्तराधिकारी के युद्ध में भाग नहीं लिया और बाद में औरंगजेब को सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। तो क्या है कि मेवाड़ के जो शासक राणा जय सिंह थे उन्होंने उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया ही नहीं और बाद में फिर औरंगजेब को ही सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि राजपूत जो अकबर के शासनकाल के बाद से मुगल साम्राज्य के सबसे अच्छे समर्थक में से एक थे, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो क्या है कि जिन राजपूतों को अकबर ने अपने शासनकाल में शांत किया था वो अब वापस से भड़क गए और औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिए। आगे लिखेंगे कि उनकी सेवाओं का उपयोग मुगल साम्राज्य को मजबूत करने में नहीं किया जा सका, इसके विपरीत इसने साम्राज्य की परेशानियों को और बढ़ा दिया। तो क्या है कि राजपूतों की सेवाओं का उपयोग मुगल साम्राज्य को मजबूत करने में और उसका विस्तार करने में नहीं किया जा सका, बल्कि इसके विपरीत क्या हुआ कि उसने साम्राज्य की परेशानियों को और बढ़ा दिया, ठीक है। आगे है कि इसने अन्य विद्रोहों को भी प्रोत्साहित किया। इस प्रकार औरंगजेब की राजपूत नीति विफल हो गई और इसकी विफलता ने औरंगजेब की विफलता में योगदान दिया और परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। बाद के मुगल सम्राटों के शासन के दौरान राजपूत शासकों को वस्तुतः स्वतंत्रता प्राप्त हुई और उन्हें सम्राट के प्रति केवल नाम मात्र की आज्ञाकारिता निभानी पड़ी। तो क्या हुआ कि औरंगजेब की जो राजपूत के खिलाफ नीति थी, राजपूतों के प्रति जो नीति थी वो विफल हो गया और इसकी विफलता के कारण कई विद्रोह जन्म लिए, जिसके वजह से मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और राजपूतों को आजादी मिल गई, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए वो सम्राट के प्रति आज्ञाकारिता निभाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर समाप्त हो जाता है। कुछ इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर था और इसी प्रकार से आपको आपके एग्जाम हॉल में भी लिख के आना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम आपके सेमेस्टर एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ ही अगर किसी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना देंगे। हमारा ये वीडियो भी एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बनाया गया है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।